हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अमेजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बेसिक बताएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड सारा बेसिक आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है एवं इसके सभी पार्ट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको संख्या बताएंगे, संख्या के सभी प्रकार बताएंगे, तब हम जाके क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक जब क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या क्या होता है। तो बच्चों, संख्या का इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले नंबर होता है, ठीक ना। संख्या का इंग्लिश मीनिंग बच्चों नंबर होता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देते हैं कि जिसकी सहायता से हम गणितीय गणना करते हैं उसे संख्या कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गणितीय गणना क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जिस प्रकार हम गणना करते हैं, जिसकी सहायता से हम गणना करते हैं, वही गणितीय गणना कहलाती है। जैसे आपके वर्ग में 40 बच्चे हैं, तो आप गिनती कैसे करते हो, अर्थात उसकी गणना कैसे करते हो। तो गणना करते हो पहले 1 2 3 4 5 6 7, यही तो गणितीय गणना है बच्चों। उसी प्रकार जैसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, जैसे आप बोलते हो कि हमारे पास 5 मोबाइल फ़ोन है, तो आप कैसे बताते हो हमारे पास 5 मोबाइल फ़ोन है। पहले बोलते हो 1 2 3 4 5, ऐसे बताते हो ना। तो यही तुम्हारी गणितीय गणना है बच्चों। इसी प्रकार हम 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताए संख्या क्या होता है। आप कई एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। अगला है प्राकृत संख्या क्या होता है। बच्चों, संख्या के बाद हमें पढ़ना होता है प्राकृत संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राकृत संख्या का इंग्लिश मीनिंग। तो बच्चों, प्राकृत संख्या का इंग्लिश मीनिंग नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ प्राकृत संख्या की परिभाषा, उसके बाद हम समझेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को बच्चों, क्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, इसे n से ही सूचित क्यों करते हैं, r से, w से, q से, z से क्यों नहीं। तो क्योंकि प्राकृत संख्या का इंग्लिश मीनिंग नेचुरल नंबर होता है और इसका प्रथम अक्षर अर्थात प्रथम लेटर n है, इसीलिए नेचुरल नंबर को अर्थात प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। अब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या हम कहते हैं। तो अब गिनती कहाँ से शुरुआत करते हो बच्चों? 1 से, और उसके बाद क्या 2 3 4। कभी आप 5 से गिनती की शुरुआत करते हो? नहीं करते हो। आप हमेशा गिनती की शुरुआत 1 से करते हो। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। और इसका कोई अंत है? तो आप बोलोगी सर गिनती का तो कोई अंत ही नहीं होता है। तो प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो अनंत होगी सर। तो प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत होती है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम इस तरह से सूचित करते हैं। ये थोड़ा लिखने में टेढ़ा हो गया, ऐसे कुछ होगा। इस तरह से हम अनंत को सूचित करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अगले पे। आशा करता हूँ कि आप प्राकृत संख्या समझ गए होंगे। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पूर्ण संख्या की इंग्लिश बताता हूँ। पूर्ण संख्या की इंग्लिश मीनिंग होल नंबर होती है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्राकृत संख्या को पढ़ा, तो प्राकृत संख्या में हम जब शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, तो जो प्राप्त संख्याओं का समूह होता है ना, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है ना बच्चों, 1 2 3, ये तो प्राकृत संख्या है। और इसके समूह में जब हम 0 को सम्मिलित कर देंगे, तो ये जो पूरा समूह प्राप्त हुआ, इसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, अर्थात हम W बराबर ये सब लिख सकते हैं, ठीक ना। अब एक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से संबंधित अब बात बताता हूँ आपको कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये जो आप यहाँ से देखते हो ना, ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या के कैटेगरी में भी आती है। परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या है, परंतु क्या है, प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? पूर्णांक का इंग्लिश मीनिंग इंटीजर होता है। इंटीजर्स पूर्णांक का इंग्लिश मीनिंग होता है बच्चों। जब हम प्राकृत संख्या में शून्य, क्या बच्चों, प्राकृत संख्या में शून्य और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है ना बच्चों, उसे ही तो पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को I से एवं Z से सूचित किया जाता है। देखिए बच्चों,
ये जो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या हुई। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया गया एवं प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया गया, और इधर भी मतलब धनात्मक पूर्णांक। ये जो शून्य के दाईं ओर है बच्चों, इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक का भी कोई अंत नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगा, ये क्या होता है, अनंत होता है बच्चों। और ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात शून्य के बाईं ओर वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती है, ये इसीलिए भी क्या होती है, अनंत होती है। इसीलिए हम इसको डॉट के माध्यम से सूचित करते हैं, ठीक ना बच्चों। तो जो शून्य के दाईं ओर वाली जो संख्या होती है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और शून्य के बाईं ओर वाली ऋणात्मक पूर्णांक होती है। और ये कहाँ के लिए वैलिड होता है बच्चों, ये वैलिड होता है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं, शून्य के दाईं ओर प्लस लिखते हैं और शून्य के बाईं ओर माइनस लिखते हैं, अर्थात इधर धनात्मक पूर्णांक होती है और इधर ऋणात्मक पूर्णांक। और जो स्वयं शून्य होता है ना, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, यह न्यूट्रल होता है, अर्थात शून्य सामान्य होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आप पूर्णांक समझ गए होंगे। पूर्णांक में जीरो के साथ साथ इधर सारी प्राकृतिक संख्या और इधर सारी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक आ जाता है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि प्राकृतिक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। बच्चों जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्णांक होते हैं, ठीक ना बच्चों। परंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्णांक में तो जीरो भी शामिल होते हैं एवं प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक भी शामिल होते हैं ना बच्चों। तो क्या ये सभी प्राकृतिक संख्या है, तो अब बोलोगे नहीं सर, तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन सत्य हुआ, ठीक ना बच्चों। और हमारा दूसरा कथन है सभी पूर्ण संख्या, क्या बच्चों, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सभी पूर्ण संख्या है, ये सभी पूर्णांक के कैटेगरी में तो आ रहे हैं, लेकिन परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ऋणात्मक मान होते हैं बच्चों, ये पूर्ण संख्या के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि हमारा दूसरा कथन भी सत्य है ना बच्चों, हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है सम संख्या एवं विषम संख्या। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही आसान है। देखिए सम संख्या का इंग्लिश मीनिंग इवन नंबर होता है बच्चों। क्या होता है, इवन नंबर। सम संख्या का इंग्लिश मीनिंग इवन नंबर होता है। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ई द्वारा क्यों, क्योंकि सम संख्या का इंग्लिश मीनिंग इवन नंबर होता है और इवन में सबसे पहला जो लेटर है वो ई है, इसीलिए से ई से सूचित किया जाता है। तो वैसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, एक से कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो हम भी लिख लेते हैं कम से कम 10 तक हम नहीं लिख पाए क्योंकि जगह नहीं बच पाया, तो हम 6 तक ही लिख लिए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए बच्चों, यह एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसी प्राकृतिक संख्या, ये तो प्राकृतिक संख्या है, मतलब इतना हमारा स्टेटमेंट फुलफिल कर गया। लेकिन जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, तो क्या एक में 2 से भाग लगता है, तो बोलोगे सर नहीं, एक में तो 2 से भाग नहीं लगता है, तो एक क्या हो गई, सम संख्या नहीं है। और देखिए जो 2 से पूरी तरह विभाजित, अब क्या बचा हमारे पास 2, तो क्या 2 में 2 से पूरी तरह भाग लगता है। आप बोलोगे हाँ सर, 2 में तो 2 से पूरी तरह भाग लगता है, अर्थात क्या 2 सम संख्या के कैटेगरी में आ जाता है, एक जैसे में हम लिख दिए हैं। अब देखो इसी प्रकार 3 में भाग नहीं लगेगा, 4 में लग जाएगा, 5 में फिर नहीं लगेगा, 6 में लग जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि इनमें 2 से पूरा भाग लग रहा है। आप क्लास 10 में हैं, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है बच्चों हमारा विषम संख्या, कि विषम संख्या क्या होता है। तो बच्चों विषम संख्या का इंग्लिश मीनिंग ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर। तो इसमें देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों पहला क्राइटेरिया क्या है, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। और जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो मैंने आपको बताया 1 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, अर्थात 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसीलिए 1 क्या हो गया, सम संख्या नहीं हुआ, क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हुआ, विषम संख्या ही हुआ। तो एक हम एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए 2 में तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो ये क्या हुआ, सम संख्या। लेकिन 3 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए क्या हुआ, विषम संख्या। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख चुके हैं। इसी प्रकार विषम संख्या के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, विषम संख्या के एग्जाम्पल है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या का बच्चों इंग्लिश मीनिंग प्राइम नंबर होता है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं पहले हम। तो 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में भी कैसे 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं और कई सारे प्रश्न गलत कर बैठते हैं। 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 1 या स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी क्या आती है, 2 आती है ना। तो 2 में देखिए 1 से तो भाग लगेगा और 2 से भी भाग लग जाएगा। क्या और कोई संख्या है जिससे 2 भाग लग जाए, तो अब लोग नहीं सर, कोई ऐसी संख्या ही नहीं बनी दुनिया में। तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और बच्चों 2 से संबंधित एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2 इकलौता ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम होते हुए भी अभाज्य हो, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 ही ऐसा एक संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 क्या है, सम संख्या है लेकिन अभाज्य है। अब देखिए 3 में भी सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, और दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे 3 में भाग लग जाए। 5 में भी ऐसा ही है, सिर्फ 1 5 से भाग लगेगा, और 7 में भी ऐसा ही है, 1 7 से, और फिर 11 में भी ऐसा है, 1 और 11 से भाग लगेगा। 13 में भी ऐसा ही है। 15 में बच्चों किसी और संख्या से भाग लग जाती है, वो कौन सा है, 1 से भी लगती है, 3 से लग जाती है, 5 से लग जाती है, और खुद 15 से। तो क्या 15 अभाज्य संख्या हुआ, तो आप बोलोगे सर नहीं, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल से आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करें। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा भाज्य संख्या। कि भाज्य संख्या क्या होता है, तो बच्चों भाज्य संख्या का इंग्लिश मीनिंग कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर में भी वही शर्त है, 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 1 या स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले क्या, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक ना, और 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 से बड़ी में क्या 2 3 4 ऐसे ही आती रहेगी। तो 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। यही होता है 3 के साथ भी, 1 से और 3 से। लेकिन बच्चों 4 जो संख्या है ना, 4, इसमें क्या क्या लगता है, 1 से लग जाता है, और उसके बाद 2 से भी भाग लग जाता है, और 4 से भी भाग लग जाता है। कोई तीसरा संख्या इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए जो 4 हमारा होता है ना बच्चों, ये क्या, ये भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में आ जाता है। अब अगला एग्जाम्पल होता है जो 5। तो 5 में सिर्फ 1 और 5 से भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। 6 में देखते हैं तो 6 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लग जाता है, 3 से भी लग जाता है, और 6 से भी भाग लग जाता है। इसीलिए क्या 6 भी भाज्य संख्या है। तो 6 भी हमारा किस में आ जाता है, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में। अब देखते हैं बच्चों 7 में भी वही होता है। 7 में सिर्फ 1 और 7 से भाग लगता है, किसी और अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। इसीलिए 7 क्या हो जाएगा, 7 अभाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं बच्चों 8 को। तो 8 में बच्चों 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, और स्वयं 8 से भी। इसमें 2 संख्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यह अभी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसीलिए किसमें है, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में। अब देखिए बच्चों 9 में बच्चों 1 से भाग लग जाता है, 3 से भी भाग लग जाता है, और 9 से भी भाग लग जाता है। तीसरा संख्या 3 आ गया, इसीलिए 9 भी क्या है बच्चों, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में यह भी शामिल हो जाता है। इसी प्रकार 10 है,
उसके बाद 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, आप आगे ऐसे चेक कर सकते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा परमेय संख्या। कि सर परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या बताने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है दशमलव। दशमलव आप यदि समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मतलब आसान हो जाएगा परमेय और अपरमेय संख्या को समझना। तो चलिए हम चलते हैं। दशमलव क्या होता है? तो दशमलव आप जानते होंगे दशमलव क्या होता है। दशमलव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव बच्चों। और शांत दशमलव, शांत में जैसे 2.25, अब इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, ठीक ना, तो इसे ही हम शांत कहते हैं। जो एक निश्चित संख्या पे अटक जाए, मतलब पूरी पूरी भाग लग जाए और कट जाए। जैसे में हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम 2 से 5 में भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो फिर 2 से 2 में भाग लेंगे 4, 1 आ जाएगा, और फिर हम दशमलव लेंगे, यहाँ पे 0 देंगे और 5 आ जाएगा। तो ये क्या पूरी पूरी एक जगह पे जाके कट गई ना, तो ये क्या है, ये शांत दशमलव है बच्चों। ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव। उसी प्रकार 2.25 क्या हो गई, ये शांत दशमलव है। और अशांत में कैसी संख्या आती है? तो अशांत में इसका कोई अंत ही नहीं, शांति नहीं होता है, चलते रहता है चलते रहता है। जैसे देखिए जैसे 2.424242424242 इसी तरह से चलते रहता है। तो इसको सूचित कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए ये 4-2 है, 4-2 बार बार आ रहा है ना, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। 2.42 लिख के ऊपर में हम बार ब्रैकेट लगा देते हैं। इसे हम बार बोलते हैं बच्चों, बार लगा देते हैं। अब देखिए एक तो ऐसा आसान दशमलव होता है और एक प्रकार और होता है। जैसे में 2.3 आया, 2 आया, 4 आया, 5, यहाँ 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 11 आया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव। लेकिन कौन सा, अशांत अनावर्ती। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात p/q कहने का मतलब है अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अंश ऊपर वाले को बच्चों अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे 2/3 जब हम लिखते हैं तो ये अंश है और ये हर है। अब देखिए जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है ना, उसे हम तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना बच्चों। लेकिन अशांत आवर्ती को भी लिख सकते हैं। जैसे 2.42 है, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अशांत अनावर्ती को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना बच्चों। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा सोच रहे होंगे कि अशांत आवर्ती को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आप यह क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यदि आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। अब अशांत अनावर्ती को हम p/q के रूप में सूचित नहीं कर सकते हैं। यह आपको परमेय और अपरमेय समझने में काफ़ी सहायता होगी इसे समझने के बाद। तो आप इसे ध्यान में रखिए और चलिए हम परमेय और अपरमेय समझते हैं। देखिए बच्चों परमेय संख्या का इंग्लिश मीनिंग रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, परमेय संख्या का इंग्लिश मीनिंग रेशनल नंबर होता है। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q, याद कीजिए मैंने p/q की चर्चा वहाँ पे किया है, कहाँ, दशमलव के बारे में, दशमलव जहाँ मैं आपको पढ़ाया वहाँ पे। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q दो पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो p/q है ना, यहाँ पे q के स्थान पे 0 नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए परमेय संख्या में आपको फिर समझाता हूँ। p/q के रूप में हम किसे लिख सकते हैं, तो हम प्राकृत संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अर्थात सभी की सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या होती है। परंतु 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 आप ये परंतु याद रखिएगा सिर्फ। अब हम पहले हम परंतु का जवाब हम आपको बाद में देंगे, ठीक ना बच्चों। अब देखिए जितने भी पूर्ण संख्या है सभी की सभी परमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0 आ जाती है तो 0 के नीचे भी हम 1 लगा देंगे, तो ये भी क्या है, ये भी परमेय संख्या। लेकिन ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए
P और Q दो पूर्णांक होने चाहिए। चलिए हम आपको परंतु का जवाब देते हैं। परंतु का अर्थ है कि सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या, देखिए सुनिएगा गौर से, जितने भी प्राकृत संख्या है ये ऑल सभी की सभी परमेय संख्या है, लेकिन सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे में -5/-6 ये क्या है, ये परमेय संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु यह परमेय संख्या है। यहाँ पे क्योंकि -5 भी पूर्णांक है और -6 भी पूर्णांक, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 5/-6, लेकिन तभी भी हर में माइनस नहीं रहता है, हर उठ के ऊपर चल जाता है, अर्थात -5/6 इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा। बच्चों आशा करता हूँ परमेय संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग अपरमेय के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, अपरमेय में कुछ नहीं होता, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 का बच्चों वैल्यू इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह पूर्णांक भी नहीं है, पूर्णांक है क्या, नहीं है। और परमेय संख्या होने के लिए क्या आवश्यकता थी कि P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, ठीक ना, इसी कारण से भी यह अपरमेय संख्या है। पूर्णांक नहीं है ना, √2 पूर्णांक है क्या, नहीं है। तो जब P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। कोई भी संख्या परमेय संख्या तभी होगी जब वह पूर्णांक हो, पूर्णांक नहीं है मतलब वह परमेय संख्या नहीं होगी, और जब ही ये परमेय संख्या नहीं होगी तभी वह संख्या अपरमेय हो जाएगी। इसीलिए क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। और देखते हैं, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था अशांत अनावर्ती, जैसे 1.42, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 3, इसी तरह जो संख्या आती रहती है हमेशा, ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती है और अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे परमेय क्या होता है और अपरमेय क्या होता है। परमेय के लिए जो P/Q होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन अपरमेय में P और Q में से कोई एक यदि पूर्णांक नहीं है तो वह अपरमेय संख्या हो जाता है। यदि P पूर्णांक भी है लेकिन Q पूर्णांक नहीं है तो तब भी वह अपरमेय होगा। जैसे 1/√2 ये क्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √3 हो गया, √4 पे हम लोग समझते हैं। √4 क्या बताइए, ये अपरमेय संख्या है क्या बच्चों। तो आप लोग बहुत ही बच्चे सोच लेंगे हाँ सर है बिल्कुल, क्योंकि रूट के अंदर है। नहीं बच्चों, √4 परमेय संख्या है। तो कैसे, क्योंकि √4 को हम 2 गुने 2, रूट के अंदर में 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और जब दो संख्या गुने में होती है ना, कोई भी दो, जैसे में 9 हो गया, √9 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, √3 गुने 3। देखिए जोड़े लग रहे हैं ना, संख्या के जोड़े, तो ये बाहर निकल के 1 हो जाते हैं यहीं पे, क्योंकि इसके रूट के बाहर में 2 छिपे रहते हैं, यहाँ पे भी 2 छिपे रहते हैं, तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएंगे, 2। तो √4 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 2 अपरमेय, तो आप बोलोगे नहीं सर ये क्या है, ये परमेय संख्या है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके अपरमेय को हम आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चों, अपरमेय में जैसे एग्जांपल है √2, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जितनी भी संख्या जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरमेय होती है, ठीक ना बच्चों। √2, √3, √5, कि √4 बच्चों परमेय है क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर में, 2 गुने 2 जोड़ा लग गया और बाहर निकल के 2 हो जाता है। √6, √7 ये क्या, ये सभी क्या होती है, ये सभी अपरमेय संख्या होती है। और आप बोलोगे सर इसे तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों क्या बताओ, √2 पूर्णांक है। तो बोलोगे नहीं सर ये तो पूर्णांक नहीं है, लेकिन परमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए, P और Q अर्थात अंश और हर दोनों की दोनों पूर्णांक होनी चाहिए ना बच्चों। मतलब √2/1, यहाँ पे √2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। समझ गए आप, बोलोगे हाँ सर इतना हल्का, बोले हाँ बिल्कुल। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 1/√2। अब बोलोगे सर ये ऊपर में तो पूर्णांक आ गया तो ये क्या परमेय, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि नीचे में भी Q भी
पूर्णांक होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप परिमेय समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं वास्तविक संख्या। बच्चों वास्तविक संख्या क्या होता है? अब भैया हम परिमेय पढ़ लिए और परिमेय पढ़ लिए, तो क्या हमें भी वास्तविक संख्या में समस्या होगी? तो बिल्कुल नहीं। परिमेय संख्या क्या बच्चों? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं और जिसे आर से सूचित करते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का इंग्लिश मीनिंग रियल नंबर होता है और रियल नंबर का पहला लेटर आर होता है। बच्चों क्या होता है? आर होता है। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब परिमेय में क्या आता है? 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? परिमेय। और परिमेय में क्या होता है? √2 √5 √7 √27, ये सब क्या है? अपरिमेय। और ये सब के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक बात बच्चों, वास्तविक संख्या का दूसरा परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं हम, वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे सूचित कर सकते हैं, ये संख्या रेखा है, और जिन जिन संख्या को हम संख्या रेखा पे सूचित कर देंगे वो क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। आप बोलोगे सर हाँ रूट को कैसे सूचित करेंगे? तो बच्चे आप ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, या यदि आप क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9th का वीडियो लेक्चर भी इस चैनल पे अपलोड होता है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बच्चों सहअभाज्य संख्या कि सर ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो बच्चों सहअभाज्य संख्या का इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले देखते हैं, को प्राइम नंबर होता है। तो वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं, वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ या मौस्व एक हो, जिसका उभयनिष्ठ या मौस्व एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों आपको यह उभयनिष्ठ समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप सीधा देखिए, सहअभाज्य संख्या में वैसी दो या दो से अधिक संख्याओं कहते हैं जिसका मौस्व एक हो। जैसे देखिए, हम जब 2 और 5 का जब मौस्व निकालेंगे, HCF तो अब बच्चे से सीखते आ रहे हैं ना। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, कहते हैं ना बच्चों। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब 2 और 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 4 मरतबे में मिलेगा, 1 आएगा, और जब यहाँ पे 2 से कट गया तो एचसीएफ क्या आया? 1 आया। तो ये क्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। और 4 9 का भी जब आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF भी 1 आएगा, तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। और 6 11 का जब आप HCF निकालिएगा तो इसका भी HCF 1 ही आएगा, तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इस तरह से आप काफ़ी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपके बुक का प्रथम थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत परिमेय, और इस थ्योरम का इंग्लिश में नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता है। देखिए ये थ्योरम क्या होता है? तो जितने भी भाज्य संख्या होती है ना, जो जितने भी दुनिया में भाज्य संख्या होती है उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और यदि इनके क्रम पर विचार नहीं किया जाए तो ये संख्याएं अद्वितीय होते हैं। कहने क्या अर्थ है बच्चों? जितनी भी भाज्य संख्या, जैसे 360 है, तो इसको अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना बच्चों। और यदि इनके क्रम पर इसकी बात नहीं किया जाए तो यह संख्या अद्वितीय होती है, और दो संख्याओं के HCF और LCM निम्नलिखित संबंध में पाया जाता है। ये बाद में हम आपको बताते हैं, पहले इतना समझिए अंकगणित के आधारभूत परिमेय। सिंपल सा बात कहते हैं, आप भाषा को छोड़ दीजिए। जैसे कोई भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं भाज्य संख्या 50, ठीक ना, तो इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कैसे लिखते हैं अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में? हम आपको चैप्टर में सिखाएंगे अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे सीख लीजिए थोड़ा। तो जैसे 50 है तो इसमें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? तो 2 होती है। तो 2 से जब हम 50 में भाग लगाएंगे तो 25 आएगा ना। 2 से हम 50 में भाग लगाएंगे, फिर हम किससे भाग लगाएंगे? 2 से। तो 2 से 25 में भाग नहीं लगेगा, तो हम किससे लगाएंगे? 3 से। तो 3 से भी 25 में भाग नहीं लगेगा, तो हम फिर लगाएंगे 5 से भाग। तो 5 से भी 25 में भाग लग जाएगा, 5 से 25 में भाग तो लग जाएगा, तो 5 25। अब देखिए, अब फिर किससे भाग लगा देंगे? 5 से भाग लगा देंगे, तो क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे 50 बराबर क्या लिखा जा सकता है? 2 गुने 5 गुने 5, अर्थात ये क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो रहा है। इससे हम क्या कहते हैं? अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहते हैं बच्चों।
आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा भाषा पे ध्यान नहीं देना है, जो मैंने आपको बता दिया वही होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल 360 के लिए लिया गया है, आप लिख सकते हैं वैसे। अब देखिए बच्चों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दो संख्याओं के HCF और LCM में क्या संबंध होते हैं। तो इसका आंसर है कि देखिए, जैसे दो संख्या 5 और 6 ले लेते हैं, तो 5 और 100, तो LCM और HCF में यह संबंध होता है कि इन दो संख्याओं का जो गुना होगा ना, वो बराबर होगा। किसके बराबर? HCF गुने LCM के। HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। हम करके देख लेते हैं। तो 5 गुने 6 क्या होता है? 30 होता है। और 500 का HCF जब आप निकालोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। आप निकाल के देख सकते हो, ठीक ना, मैं आपको अभी समझाने का। और जब LCM निकालोगे तो 30 आएगा। तो 1 गुने 30 क्या हो सकता है? वैसे 30 होगा। तो 30 बराबर 30 तो होता ही है। तो 30 बराबर जब 30 हो गया तो ये हमारा कथन सत्य हुआ। ये हमारा कथन सत्य हुआ। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आप समझ चुके हैं। अगला टॉपिक है एल्गोरिथम। ये आपके चैप्टर में यूज होगा कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों। इससे संबंधित हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। एल्गोरिथम शब्द जो है एक वैज्ञानिक थे, उनकी लिखित किताब अल जबरवा अल मुकाबला से यह शब्द आया है। तो देखते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। तो यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कोई समस्या है, ठीक ना, और उस समस्या को समाधान करने के लिए एक श्रृंखला होती है, एक नियम होता है, उसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। HCF निकालने की जैसे श्रृंखला हो गई, ये क्या है? ये सब HCF जो निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड के, वो भी एल्गोरिथम के अंतर्गत ही आते हैं बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं। मतलब विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई श्रृंखला को, मतलब चरण को, सीक्वेंस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। आप जब चैप्टर बनेगा तब आपको ये समझ में आएगा, अभी नहीं आ सकते बच्चों। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है बच्चों, यह क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए यह बात होती है। यह किसके लिए होती है? तो सबसे पहले जान लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए होती है। दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसों ज्ञात करने के लिए अपनाई गई चरणों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक 5 और 6 ही हम ले लेते हैं, तो इसका जो हम गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से इसके HCF निकालने के लिए जो हम श्रृंखला का प्रयोग करेंगे, उसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं बच्चों। हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रेमिका। क्या? प्रमेयिका। कुछ और मत समझिए, जो बोल रहे हैं वही समझिएगा। प्रमेयिका, ठीक ना, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या होता है बच्चों? यह पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो सम संख्या है। दो क्या है? सम संख्या है। और इसका प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमको यह सिद्ध करना है 4 भी सम संख्या है। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ठीक ना। मतलब क्या? यह सिद्ध है कि दो क्या है? सम संख्या, और इसकी सहायता से हम यह सिद्ध करेंगे कि यह 4 जो है यह भी एक सम संख्या है। तो इस जो प्रोसेस होता है इसी को हम प्रमेयिका कहते हैं। अर्थात यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसके प्रयोग से हम किसी कथन को सिद्ध करने के लिए इसका सहायता हम किसी कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो अगला टॉपिक हम चलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कुछ नहीं है, जैसे आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखा वैसा ही कुछ होता है इसमें भी। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a भी कुछ हो सकता है जैसे 5 हो गया, और b भी कुछ हो सकता है जैसे 6 हो गया। ऐसे ही कुछ होता है, a और b को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा, यह बराबर और b से छोटा। अर्थात आपको भाषा समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। आपने बचपन में एक चीज़ सीखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
प्लस शेष भाग। ये बात आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा। तो यही बात है, एक जगह पर यहाँ पे भाज्य है, क्या है, एक जगह पर भाज्य है, भाजक की जगह पर b है, ठीक ना, और भागफल की जगह पर q है और शेषफल की जगह पर r है। समझ गए? फिर से समझिए, कोई बात नहीं। एक जगह पर क्या है बच्चों, a भाज्य है, b की जगह पर भाजक है, और q जो है वो क्या है, भागफल है, और प्लस r क्या है, शेषफल है। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही तो है यूटिलिटी वर्जन प्रमेयिका, जिसे हम मैथ के रूप में क्या लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अर्थात a से हम भाज्य को सूचित करते हैं, b से भाजक को, और q से भागफल को, r से शेषफल को सूचित करते हैं। और क्या होता है पता है, ये जो r है बच्चों, ये r ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से जब हम साइन देते हैं, इसका मतलब है या तो बड़ा नहीं तो बराबर, ठीक ना। तो r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, नहीं। और जो r जो होगा ना, r क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा, b क्या होगा, बराबर होगा। इस साइन का मतलब इधर जो होता है ना, ये बड़ा हुआ और इधर जो है वो छोटा हो। अरे ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो ना, जो मजबूत पार्टी होगा वही ना तीर मारेगा, तो मजबूत वाला तीर मारता है, मतलब बी मजबूत है अर्थात बड़ा है और आर छोटा है। आसानी से समझे। अब देखिए एलसीएम एवं एचसीएफ में संबंध वही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग करें। एवं आपका होमवर्क क्या है वो समझिए, जो मैंने आपको बताया उन सभी का आपको नोट्स बनाना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है। जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया आपको टेलीग्राम पे भेजना है, हमारी टीम उसको चेक करेगी, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है बाल स्टडी। क्या नाम है, बाल स्टडी। आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बाल स्टडी और वहाँ ज्वाइन हो जाइए और होमवर्क बनाइए और वहाँ से मैं फ़ोटो खींच के आप भेजिए। होमवर्क क्या है, आज मैंने आपको जो भी इस क्लास में पढ़ाया उसका नोट तैयार करना है, नोट्स, ठीक ना, उसको याद करना है और फिर हमें आप जो नोट्स तैयार करते हैं टेलीग्राम पे हमें भेजना है। पहले याद कर लीजिए और उसके बाद नोट्स बनाइए, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कि अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 लेके आ रहे हैं, 1.1 कल आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, सी यू टुमारो।